जिंक की तरफ होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। ठीक है, तो जिंक हो जाता है कैथोड अगर आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा हुआ तो। जस्ट अ मिनट, चलो ये था क्वेश्चन, आगे बढ़ो। 51 51 कंसिडर द फॉलोइंग गिवन फिगर। यहां देखिए ई एक्सटर्नल जो मेंशन है, अगर आप देख पा रहे हैं तो आपका ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से ज्यादा दिया हुआ है। ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से ज्यादा दिया हुआ है। अगर ये एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से ज्यादा दिया हुआ है तो आप देखो कॉपर को एनोड लिखा गया है निगेटिव, जिंक को कैथोड लिखा गया है पॉजिटिव। एकदम उल्टा वाला कहानी है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिंक हमारा होता है एनोड और वो होता है निगेटिव, कॉपर होता है कैथोड और वो होता है पॉजिटिव। लेकिन एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से ज्यादा दिया हुआ है, एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से ज्यादा दिया हुआ है, जो प्रीवियसली अभी आप डिस्कस किए। अभी तो आप यही पढ़ रहे थे, ये रहा राइट हैंड साइड में। अगर ये एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से ज्यादा है तो क्या करना है, तो जिंक कैथोड बन जाता है और कॉपर एनोड बन जाता है, और उस हिसाब से साइन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को जरा देख लें। लिखा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अबव। जिंक डिसॉल्व एट एनोड। पहली बात तो जिंक हो गया है कैथोड, जिंक हो गया है कैथोड, तो एनोड तो भूल ही जाइए। बी में लिखा है जिंक डिसॉल्व एट कैथोड एंड कॉपर डिपॉजिटेड एट एनोड। जिंक डिपॉजिटेड, देखिए अब होगा क्या कि जिंक अगर कैथोड हो गया है तो वहां होगा रिडक्शन, तो रिडक्शन होगा तो डिपॉजिट होगा, रिडक्शन होगा तो डिपॉजिट होगा। देखिए जिंक अब मेरा कैथोड है, और कैथोड है तो यहां पे होना है अब रिडक्शन, और रिडक्शन होने का मतलब है कि जो मेरे सॉल्यूशन में जिंक +2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को जिंक के फॉर्म में डिपॉजिट करेगा, डिपॉजिट। और उसी समय अगर हम लोग कॉपर का बात करें तो वो अब हो गया है एनोड, एनोड है ऑक्सीडेशन होना है, और ऑक्सीडेशन होना है तो कॉपर अपने आप को कॉपर +2 में कन्वर्ट करेगा विथ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये याद रखिएगा डिसॉल्व होगा, तो कॉपर डिसॉल्व होगा और जिंक डिपॉजिट होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेहतरीन तरीके से, जरा देख लो, खुद से सोचो, दिमाग दौड़ाओ। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, जिंक डिपॉजिट एट कैथोड एंड कॉपर डिसॉल्व एट एनोड, सही है। कारण एक्सटर्नल पोटेंशियल इज वन ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, क्लियर है, वो ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। आगे आ जाओ 52। सेलेक्ट द इनकरेक्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना खोजना है, ठीक है। Cell potential is given by the potential of half cell on the right hand side minus the potential of half cell on the left hand side। एकदम सही है, आप लिख सकते हैं। अगर आप दोनों का ऑक्सीडेशन ले लें, देखिए एनोड और कैथोड दोनों का अगर आप ऑक्सीडेशन ले लें तो एक के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दूसरे का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस कर लीजिए, या एक के रिडक्शन पोटेंशियल में दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दूसरे का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस कर ले, या एक के रिडक्शन पोटेंशियल में दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर ले, ठीक है। बी में लिखा है सेल पोटेंशियल इज गिवन बाय ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन। हम लोग तो सबसे ज्यादा इसी को यूज करते हैं, सबसे ज्यादा इसी को यूज करते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि ऊपर वाला गलत है, ऊपर वाला भी सही है, लेकिन वहां पे दोनों में माइनस करना पड़ता है, दोनों माइनस करना पड़ता है। बी वाला हम सबसे ज्यादा यूजफुल मानते हैं, या मेरा जितना भी न्यूमेरिकल अभी तक आप सॉल्व किए सब में आप देख रहे होंगे कि हम ऐसे ही लिखते हैं कि ई नॉट सेल इज ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो ये भी सही है। अब सर क्या मेरा
सी भी करेक्ट होगा। देखिए जी, सी भी करेक्ट होगा, सी भी करेक्ट होगा, लेकिन आप कैथोड और एनोड क्या ले रहे हैं वो समझिए। हम लिख रहे हैं, हम आपको लिख रहे हैं, हम यहां आपको लिखे हैं ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, अगर कोई चाहे तो क्या इसको ऐसे नहीं ले सकता, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो उसमें एक माइनस साइन लग जाएगा, और प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो देखो आ गया मेरा ये सी वाला, ये भी सही है। तो कुल मिला के ई नॉट सेल लिखने का बहुत सारा तरीका है, ई नॉट सेल लिखने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां हमको तो नहीं लगता है कि कोई भी इनकरेक्ट है, सबका सब करेक्ट है, तो हम लोग को इनकरेक्ट खोजना था, तो नन ऑफ द अबव होगा। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल के लिए बी वाले को सबसे ज्यादा प्रेफर करना है, और आप 52 नंबर क्वेश्चन में है, इसके पहले जो 51 क्वेश्चंस आप बनाए हैं, 51 क्वेश्चंस, उसमें आप बी के बेसिस पे ही सब कुछ लिखे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ए और सी गलत है, आप ए और सी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन हो गया। ई नॉट सेल फॉर सम हाफ सेल रिएक्शंस आर गिवन बिलो। ठीक है, H प्लस दिया हुआ है, उसका ई नॉट सेल 0 है ऑब्वियसली, और H2O दिया हुआ ऑक्सीजन, और सल्फेट दिया हुआ है। लिखा ऑन द बेसिस ऑफ दीज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एक बात तय रखना, एक बात तय रखना कि पूछा गया इन तीनों में से कौन सा रिएक्शन होगा, तो आप एनोड और कैथोड सोचें। एनोड एंड कैथोड, एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, सही है। लेकिन हमको लगता है कि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिसिस का डिस्कशन है, ये इलेक्ट्रोलिसिस है। थोड़ा ऑप्शंस पढ़ने दो हमको, ये तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिख दिए ना। हाँ, ये इलेक्ट्रोलिसिस है, क्वेश्चन पढ़ के ऐसा ऑप्शंस पढ़ के लग रहा है कि ये इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो एनोड पॉजिटिव करो और कैथोड को निगेटिव करो। ठीक है, अब एनोड अगर पॉजिटिव है तो इधर पहुंचने वाला है, इधर होगा ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो कौन कौन सा रिएक्शन हो सकता है, 2 नंबर देखो ऑक्सीडेशन है, और 3 नंबर देखो ऑक्सीडेशन है, और कैथोड निगेटिव है, वहां होगा रिडक्शन। तो कौन सा रिएक्शन रिडक्शन वाला है, 1 नंबर रिडक्शन है, 1 नंबर रिडक्शन है। ठीक है, आप पढ़ पा रहे हो ना, आप देख पा रहे हो ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन है तो ये रिडक्शन है, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन का लॉस है तो ये दोनों ऑक्सीडेशन है। अब आइए नीचे ऑप्शन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। लिखा है इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, जब आप बोलते हैं, जब आप बोलते हैं डाइल्यूट H2SO4, तो आपके सॉल्यूशन में कौन कौन मौजूद होता है, आपके सॉल्यूशन में मौजूद होता है H प्लस, आपके सॉल्यूशन में मौजूद होता है सल्फेट, और आपके सॉल्यूशन में मौजूद होता है OH माइनस, कहने का मतलब वाटर। ठीक है, इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन रिएक्शन 1 ऑकर एट कैथोड व्हाइल रिएक्शन 2 एंड 3 ऑकर एट एनोड। बिल्कुल सही है, 1 के होने का चांस कैथोड पे है, और 2 और 3 के होने का चांसेस एनोड पे है। इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन वाटर विल बी ऑक्सीडाइज एट, अब यहाँ पे कंसंट्रेटेड का हम लोग बात नहीं करेंगे, एक्वस है। इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर विल बी ऑक्सीडाइज एट एनोड, एनोड पे वाटर ऑक्सीडाइज होगा, ऐसा इसका कहना है। अच्छा, एनोड पे वाटर अकेले कैसे ऑक्सीडाइज होगा, तुम ही देखो कि इसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये वाले रिएक्शन का ज्यादा है। अगर इसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइयर है, तो अगर हमको दो में से एक चुनना है तो ये वाला ना होगा। ठीक है, सो ए ऑप्शन इज मोर एप्रोप्रिएट, ए ऑप्शन इज मोर एप्रोप्रिएट, जो हमारे पास काम आता है। ए ऑप्शन इज मोर एप्रोप्रिएट, क्लियर है, ए ऑप्शन को आपको लेके चलना है। चलिए आगे बढ़िए। 54,
54 में लिखा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको गलत चुनना है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज केजी मीटर स्क्वायर, साइमन पे पावर 3 एम्पियर स्क्वायर। SI unit of resistance is देखिए सोच रहे हैं थोड़ा ये कैसे लिखा हुआ है, थोड़ा इसमें चेक करना होगा। SI unit of resistance is kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर, साइमन पे पावर 3 और एम्पियर का स्क्वायर। क्या ये रेजिस्टेंस है? क्या ये ओम आ रहा है? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस एज वेल एज रेजिस्टिविटी, एकदम सही है। व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों मेजर करने के लिए करते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी व्हेन एल, देखिए रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो अगर मेरा L1 है, A1 है, अगर मेरा L1 मीटर है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बराबर है, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये गलत हो गया, हम लोग को इनकरेक्ट चुनना भी था। रेजिस्टेंस का इनवर्स डी ऑप्शन के लिए बोल रहे हैं। रेजिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं कहलाता, कंडक्टेंस कहलाता है। तो अगर हमसे एक इनकरेक्ट पूछा गया तो डी वाला हमको मिल गया है कि इनकरेक्ट होगा, लेकिन ए वाला थोड़ा कहां से ये आया है वैल्यू, थोड़ा उस पर दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा। आप वैसे है ना, इसको खुद से चेक करें तो कि क्या ओम को हम लोग ऐसे दिखा सकते, ऑब्वियसली दिखा सकते होंगे, क्योंकि यहाँ डी वाला हमको इनकरेक्ट तो एकदम साफ साफ दिखाई दे ही रहा कि रेजिस्टेंस जो है वो उसका इनवर्स अगर लेंगे तो वो कंडक्टेंस होता है, जबकि यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस मेंशन है, तो डी करेक्ट है। तो डी इनकरेक्ट है, तो ए मेरा करेक्ट के कैटेगरी में ही आएगा, करेक्ट ही होगा। सही है, इसका मतलब ओम का एक और वैल्यू केजी मीटर स्क्वायर साइमन क्यूब एम्पियर स्क्वायर भी होगा। ठीक है, ध्यान रखना, डी इज इनकरेक्ट, डी इनकरेक्ट है। फिफ्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको करेक्ट चुनना है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, गलत है। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एज वेल एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ये दोनों का वैल्यू डिक्रीज करता है जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये दोनों वैल्यू डिक्रीज करता है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये सही है जी, थोड़ा गड़बड़ बोल दिए, सही है। आप देखिए होता क्या है, थोड़ा समझिएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का हिस्सा होता है कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के होने की वजह से कितना कंडक्टेंस आया। ठीक है, और हम लोग वहां रेजिस्टेंस को सोचते हैं, हम लोग कंडक्टेंस बोल दिए ना, रेजिस्टेंस बोलना चाहिए था हमको। कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। थोड़ा हम जल्दी में बोल गए, ठीक है। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा, बिल्कुल सही।
जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, फिर से सुनिएगा ध्यान से, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वो कंडक्टर वाला रेजिस्टेंस वो इंक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा। लेकिन जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, कहने का मतलब जहां इलेक्ट्रोलाइट्स है, टेम्परेचर के बढ़ने से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा उतना ज्यादा आयंस आएगा, उतना ज्यादा चार्ज कैरियर्स बनेगा, आयंस बनेगा, चार्ज कैरियर बनेगा, और कंडक्टेंस उतना ही बढ़ेगा। कब? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। एक है इलेक्ट्रिकल, जो कंडक्टर में होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है, और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक के अंदर आयंस के मूवमेंट के कारण होता है। तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो आयंस का ब्रेकिंग है वो ज्यादा होगा, ज्यादा आयन सॉल्यूशन में क्रिएट होगा, तो उसका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। तो बी ऑप्शन एकदम सही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। सी देखो, इलेक्ट्रोलिटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर, दोनों में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बी पे ध्यान लगाइए, टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस घटेगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बढ़ेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इसलिए घटेगा क्योंकि कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इसलिए बढ़ेगा क्योंकि वहां नंबर ऑफ आयंस बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन बढ़ता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट 55। 56 में लिखा है, Which of the following statement is correct regarding the cell constant? Cell constant के लिए क्या सही है वो बताना है। It is the ratio of distance between the electrode and their area of cross section। देखिए सेल कांस्टेंट होता क्या है, ये L बाई ए होता है। ठीक है, सेल कांस्टेंट A बाई ए होता है, L बाई ए होता है, तो ये करेक्ट है। कहाँ गया? ए ऑप्शन इज करेक्ट। इट्स एसआई यूनिट इज सेंटीमीटर इनवर्स। याद रखिए ये एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट बात करोगे तब तो वो मीटर इनवर्स है। इट इज मेजर डायरेक्टली फ्रॉम एल एंड ए। जरूरी है क्या कि एल बाई ए से ही आप इसको मेजर करें? आप जो प्रीवियस न्यूमेरिकल सब सॉल्व कर रहे थे, आप देख रहे थे, सेल कांस्टेंट निकालने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड लगाते हैं। जैसे एक सिंपल सा तरीका बताते हैं कि हम लोग पढ़े कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, तो हम लोग यहां से भी तो सेल कांस्टेंट निकाल लेते थे ना, कंडक्टिविटी बाई कंडक्टेंस। सही है ना? तो तरीका बहुत सारा है, जरूरी नहीं है कि हम लोग एल बाई ए का ही सहारा ले। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ऐसा नहीं। तो ए ऑप्शन सबसे परफेक्ट है कि सेल कांस्टेंट होता क्या है, तो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, नेक्स्ट आगे। $57 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट खोजना है। कंडक्टिविटी डिक्रीजेस बट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। सोचो, अगर आप डाइल्यूट करते हो, अगर आप डाइल्यूट करते हो तो डाइल्यूट करने से जो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस है वो घटता है। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस है उसका जो कंडक्टेंस आता है उसी को आप कंडक्टिविटी कहते हैं। आपको कंडक्टिविटी का डेफिनेशन कप्पा, कंडक्टिविटी का डेफिनेशन कप्पा, कप्पा क्या था? कंडक्टेंस L बाई ए। तो अगर आपका L 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होगा, और यहीं से आप पढ़ के रखे कि कप्पा और कंडक्टेंस बराबर होता है। तो जब आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, जब आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसके पर मीटर क्यूब, पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस है वो घटता है,
और अगर नंबर ऑफ आयंस घटता है तो याद रखिएगा कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। सही है, कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आइए मोलर कंडक्टिविटी का क्या होता है। आपको हम दो ग्राफ बताते हैं। ये तो था क्या कि अगर हम लोग डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे तो मेरा जो कंडक्टिविटी है वो घटेगा। लेकिन अब देखिए मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन सी, आपको याद है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये इस तरह का रिलेशन शो करता है रूट अंडर सी के साथ, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ऐसा रिलेशन शो करता है रूट अंडर सी के साथ। आप याद कीजिए, आप पढ़े। अब इन दोनों में, अब इन दोनों ही ग्राफ में अगर आप डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं, अगर आप डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वाटर ऐड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी ऐड करते हैं, तो याद रखिए कि वैसे केस में कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन घटता है। और कंसंट्रेशन घटता है तो दोनों ही ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा, और उसमें जो हमारा मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टिविटी है, वो इंक्रीज करता है। तो डाइल्यूशन के बढ़ने के साथ कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। सो ए ऑप्शन इज देयर। कंडक्टिविटी डिक्रीजेस बट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। ठीक है, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, कंसेप्ट सामने। सही है। फिफ्टी एट लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द एप्लीकेशन ऑफ कोलराचेस लॉ। कोलराचेस लॉ का एप्लीकेशन इसमें से कौन है, आपको चुनना है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड, बिल्कुल सही। आप आराम से कोलराचेस लॉ की मदद से by using molar conductivity of strong electrolyte at infinite dilution, आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला एप्लीकेशन एकदम सही दिया है। इट इज हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आप अगर एक बार मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल लिए तो आप याद कीजिए कि अल्फा का वैल्यू होता है मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सही है। सॉलिबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड, सॉलिबिलिटी भी आप इसके हिसाब से निकाल सकते हो। सॉलिबिलिटी कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड, याद करना कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू 1000। नीचे में जो मोलारिटी होता है उसके जगह पे आप लिखते हैं सॉलिबिलिटी, मोलारिटी के जगह पे सॉलिबिलिटी। तो ये सी भी सही है, कहने का मतलब ये तीनों सही है। सो आपका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। ये तीनों सही है, आपका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। ये सब एप्लीकेशन है कोलराचेस लॉ का, और आपको पढ़ाते समय बताया गया है। याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन से अगर कोई क्वेश्चन है जिसका आने का चांस सबसे ज्यादा है, पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो कोलराचेस लॉ का एप्लीकेशन है। ठीक है, उससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रहना है, तो तैयार रहिएगा थोड़ा इसके लिए। 59 which of the following statement is incorrect? 1 farad is the charge carried by 1 mole of electrons, एकदम सही। हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल भी इस पे बना चुके हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के पास जो चार्ज होता है उसी को 1 फराड कहते हैं, और न्यूमेरिकली इसका वैल्यू 96500 कूलम होता है। बी में लिखा है if same quantity of electricity is passed through the solution of 0.1 molar AgNO3 and 0.1 molar CuSO4, same weight of silver and copper will be deposited। कैसे बोल सकते हैं सेम वेट ऑफ सिल्वर एंड कॉपर विल बी डिपॉजिटेड? जरा गौर करो, जो हमारा मास है डिपॉजिटेड और डिस्चार्ज वो होता है E/F एंड Q। अगर आप सेम इलेक्ट्रिसिटी का बात करते हैं, सेम
सेम इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है चार्ज सेम। अच्छा, चार्ज सेम भी अगर आप कर दोगे तो भी जो मास डिपॉजिटेड या डिस्चार्ज होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के ऊपर डिपेंड करेगा। और क्या सिल्वर और कॉपर का इक्विवेलेंट वेट सेम है? ना, बिल्कुल नहीं। सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट अगर आप सिल्वर का लिखिएगा तो 108/1 आएगा, क्योंकि इसका एक्स फैक्टर 1 है। और इक्विवेलेंट वेट अगर कॉपर का लिखिएगा तो 63.5/2 आएगा, क्योंकि इसका एक्स फैक्टर 2 है। तो दोनों का अपना अपना इक्विवेलेंट वेट है, तो उसका मास भी डिपॉजिटेड अलग अलग होगा, क्योंकि उनका इक्विवेलेंट वेट अलग अलग है। इवन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा, फिर भी दोनों का इक्विवेलेंट वेट अलग है, तो मास अलग होगा। तो इनकरेक्ट में बी आ गया। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स आर ग्राम पर कूलम, सही है। पैसेज ऑफ 1 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस एट द 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस एट द इलेक्ट्रोड, एकदम सही है। हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल में यूज किए कि 1 फैराड ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी से हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी सब्सटेंस का डिपॉजिट या डिस्चार्ज होता है। सो बी रॉन्ग है, बाकी ए, सी और डी राइट। ठीक है, हर चीज को समझते जाना, हर चीज को देखिए। हो सकता है कि हम कोई स्टेटमेंट एक बार बोल के निकल जाए, लेकिन आपको हो सकता है उसको एक बार में नहीं समझ में आए, तो आपका काम है इसको थोड़ा 1-2 बार चला के देख लेना, सोच लेना। ठीक है, जितना हो सके रुक रुक के एकदम क्वेश्चन समझ के ही आगे बढ़ना। अगर खाली नंबर पे आप जाइएगा ना, 50 बना लिए, 60 बना लिए, 70 बना लिए, इसका ए होगा उसका बी होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। हम आपको फर्स्ट क्लास से बोलते आ रहे हैं, प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट रादर देन रिजल्ट। आप जो इंड रिजल्ट सोचते हैं ना कि इंड रिजल्ट कौन हुआ, बी हो गया, अच्छा बी लिखता है, उसका तो रत्ती भर भी महत्व नहीं। महत्व है उसके बताए गए रीजन पे, उसमें दिया गया एक्सप्लेनेशन पे। तो उसको थोड़ा रुक रुक के समझ समझ के चलिए। ठीक है, बहुत को एक बार में ही समझ जा रहा है, किसी को हो सकता है 2 बार देखना पड़े, किसी को हो सकता है पॉज करके सोचना पड़े। कीजिए ना, अपने हिसाब से कीजिए ना। 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आपको इनकरेक्ट खोजना है। मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, एकदम सही है, एकदम सही है। हम लोग अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि हमारे पास जो m आया था वो था E/F एंड Q, तो आप बोल सकते हो कि m इज प्रोपोर्शनल विथ Q। अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट, हम सही मानते हैं। m इज इक्वल टू E/F के जगह Z भी तो आप लिख सकते हैं ना। तो अगर चार्ज सेम है तो सीधा Z के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट बी इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, equivalents of a substance are obtained by dividing its atomic mass by n factor. Equivalents of a substance are obtained by dividing its atomic mass by n factor. क्या ये सही है भाई? इक्विवेलेंट्स नहीं, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट्स नहीं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं, इक्विवेलेंट वेट आप निकालते। देखिए, इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका है मोलर मास बाय एक्स फैक्टर, या यहां लिखा है एन फैक्टर, चलो सही है। लेकिन ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का मेथड नहीं है, ये इक्विवेलेंट वेट निकालने का मेथड है, ये इक्विवेलेंट वेट निकालने का मेथड है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का मेथड नहीं है। सो ये इनकरेक्ट है। Coulometer is an instrument which determine the quantity of electricity passed through the amount of metal deposited and consumed, बिल्कुल सही है। ये एक डिवाइस है जो ये बताता है कि कितना चार्ज किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से गुजरा है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 60। इतना रुक जाओ, सेव कर लेने दो, फिर आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिक्सटी 61 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर ड्राई सेल। ड्राई सेल के लिए इसमें से कौन रॉन्ग है वो आपको बताना है। ठीक है, रिएक्शन एट कैथोड MnO2 प्लस NH4 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन MnO प्लस NH3, एकदम सही है। पहला स्टेटमेंट, एक मिनट, सॉरी सॉरी, पहला स्टेटमेंट, पहला जो रिएक्शन है एकदम 100% सही है। ये ड्राई सेल के अंदर होने वाला रिडक्शन प्रोसेस है।
कैथोड की तरह होता है। इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, और अगर राइट हैंड साइड में जाओगे तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 से ये रिड्यूस होके +3 हो जाता है। ठीक है, +4 से रिड्यूस होके ये +3 हो जाता है। मैग्नीज से रिड्यूस फ्रॉम 5 to 4, ये गलत हो गया ना, बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 से घट के +3 हुआ है। लिखा हुआ है बी में कि 5 से 4 होता है ना, ये 4 से 3 होता है। सेल पोटेंशियल इज 1.5 वोल्ट, ये हमारे ड्राई सेल का पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट। अमोनिया फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ जिंक टू गिव दिस, ये भी सही है। ये सब आपको जब आप ड्राई सेल पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस है उसको अगर आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ये सारा चीज आपको मिल जाएगा। वहां बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, मैग्नीज +4 से +3 में जाता है, यहां लिखा था 5 से 4 में जाता है, इसलिए वो इनकरेक्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 62, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लेड स्टोरेज बैटरी इज, लेड स्टोरेज बैटरी पे न्यूमेरिकल भी हम लोग पहले कर रखे हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। इट इज यूज्ड इन हाई करंट डिवाइस लाइक इन्वर्टर्स, बिल्कुल सही है, आपके घर में जो इन्वर्टर है वो लेड स्टोरेज बैटरी के ऊपर चलता है। Here lead act as anode and lead packed with lead dioxide act as cathode, एकदम सही है। लेड पीबी एनोड होता है, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है PbSO4 में, और PbO2 ये अपने आप को रिड्यूस करता है। ठीक है, फिर से PbSO4 में दोनों बदलता PbSO4 में ही है। लेड अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है PbSO4 में, और PbO2 अपने आप को रिड्यूस करता है PbSO4 में। सी है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग Pb एंड PbO2 बोथ फॉर्म्स PbSO4, एकदम सही, यही तो हम बोल ही रहे हैं आपको। ठीक है, Pb जो है वो भी अपने आप को बदलता है PbSO4 में ऑक्सीडेशन से, और जो PbO2 है वो भी अपने आप को बदलता है PbSO4 में रिडक्शन से। ड्यूरिंग, देखिए एनोड पे Pb, FB नहीं Pb जो है वो अपने आप को PbSO4 में बदलता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे PbO2 ये अपने आप को PbSO4 में बदलता है। ठीक है, डी में लिखा है ड्यूरिंग चार्जिंग मतलब जो इसका अपना केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना उसका उल्टा सोचिए, उल्टा। PbO2 इज फॉर्म्ड एट एनोड, ये गलत हो गया ना, PbO2 इज फॉर्म्ड एट कैथोड, अगर यहाँ कैथोड लिखा रहता तो सही होता, तो एनोड लिखा है तो एनोड पे ये गलत है। देखिए कोई भी जो लेड स्टोरेज बैटरी आप यूज करते हैं ना, वो चार्ज डिस्चार्ज ऐसा होते रहता है। तो जो अभी आपके सामने रिएक्शन लिखा हुआ है रेड कलर में, वो तुम्हारा चार्जिंग का रिएक्शन है। कोई अगर बोल दे, गलत बोल दिए, ये जो अभी लिखा हुआ है वो अभी डिस्चार्जिंग का इक्वेशन है, कि जब बैटरी आपको डिस्चार्ज होता है, घर में मान लो लाइन कट गया, तुम्हारे इन्वर्टर से सप्लाई मिल रहा है, लाइन कट गया, इन्वर्टर से सप्लाई मिल रहा है, तो एनोड पे लेड अपने आप को PbSO4 में ऑक्सीडाइज कर रहा है, और कैथोड पे PbO2 अपने आप को PbSO4 में रिड्यूस कर रहा है। लेकिन जब आप बैटरी को चार्ज करते हैं ना, जब आप चार्जिंग करते हैं तो इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है। एनोड पे PbSO4 वापस से Pb बना रहा होगा, और कैथोड पे PbSO4 वापस से PbO2 बना रहा होगा। ठीक है, इसी को चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कहते हैं। जब बैटरी से आप सप्लाई लेते हैं तो वो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होता है, फिर जब करंट आ जाता है तो बैटरी अपने आप को चार्ज करता है, तो जितना रिएक्शन फॉरवर्ड में गया था उसको वो बैकवर्ड करता है, और रिएक्शन इस तरीके से चलता है। क्लियर है? दिस इज 62। समझिएगा, थोड़ा चीजों को दिमाग में रखिएगा, रिएक्शन से याद कीजिए। अगला देखिए 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द गिवन फिगर, इस दिए गए फिगर के लिए कौन इसमें से इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, इट इज अ जेली रोल अरेंजमेंट, सही है ना,
अभी जो हमारे पास ड्राई सेल्स बनाया जाता है उसको इसी तरीके से बनाया जाता है, एक लेयर के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, ऐसे करके जेल के फॉर्म में, या यूं कहो कि पेस्ट के फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट्स को डाला जाता है। इट इज सेपरेटेड बाय लेयर सोक्ड इन मॉइस्ट निकल सॉल्यूशन। ये गलत है, यहाँ पे सेपरेशन के लिए मॉइस्ट निकल सॉल्यूशन यूज नहीं करते। ओवरऑल रिएक्शन आपके सामने दिया हुआ है कि कैडमियम अपने आप का ऑक्सीडेशन कर रहा है और निकल अपना रिडक्शन कर रहा है, बिल्कुल सही है। ये निकल कैडमियम का सेल है। देयर इज सेपरेटर बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स, ये भी सही है। तो ये आपके पास ड्राई सेल, जो भी आपका ड्राई सेल होता है निकल कैडमियम का ड्राई सेल, उसके लिए सारा रिएक्शंस है। सेल्स पे देख लीजिए, रिएक्शंस आपके सामने है। इसमें याद रखिएगा कैडमियम का ऑक्सीडेशन होता है, निकल का रिडक्शन होता है। तो आप अलग अलग करके भी रिएक्शंस को लिख सकते हैं। कैडमियम ऑक्सीडाइज टू कैडमियम ऑक्साइड एंड निकल रिड्यूस टू निकल हाइड्रोक्साइड। निकल ट्राई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से निकल डाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, +3 से +2। सही है। तो बी आंसर इनकरेक्ट। आगे बढ़ो यार। 64 में लिखा है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोरोजन। कोरोजन में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हम लोगों को देखना है। इट स्लोली कोट्स द सरफेस ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट्स। In it, metal is oxidized by giving its electron to oxygen. It damages building, bridges, ships, and almost all the objects made of metal, especially that of iron. अब इसमें तो इनकरेक्ट कुछ दिख ही नहीं रहा हमको। Mark the incorrect statement about corrosion. It is slowly coats the surface of metallic objects. सही है। In it, metal is oxidized by giving its electron to oxygen. सही है ना। आयरन एनोड था, ऑक्सीडाइज हो रहा था, अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा था? ऑक्सीजन को दे रहा था। सही है। इट डैमेजेस बिल्डिंग, ब्रिज, शिप्स एंड ऑलमोस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल, स्पेशली दैट ऑफ आयरन। तो देखिए मेरे हिसाब से यहाँ जो इनकरेक्ट लिखा हुआ है ना वो थोड़ा गलत है, वहां पे करेक्ट होना चाहिए और सब सही है। ठीक है, इनकरेक्ट जो लिखा है ना वो गलत है, वहां पे करेक्ट होना चाहिए और सब सही है। ये चारों का चारों सही है। समझ पा रहे हो? इसमें गलत है ही नहीं कुछ। तो ध्यान रखना थोड़ा, ये सब मिसप्रिंट हो जाता है, चलता है। लो, जब छोटा करते हैं तो बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 65 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द अबव डायग्राम। आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। एक मिनट, जस्ट थोड़ा नीचे कर ले। मेटालिक इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इनटू इलेक्ट्रोलाइट्स। सही है। यहाँ जो नीचे में तुमको मिल रहा है वो ZnSO4 का सॉल्यूशन है मान लो, और राइट हैंड साइड में अगर तुम्हारे पास कॉपर है तो CuSO4 का सॉल्यूशन है, तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड है। एकदम सही है। हाफ सेल्स आर कनेक्टेड बाय मेटालिक वायर थ्रू वोल्टमीटर एंड स्विच। सही है। आप यहाँ बीच में वोल्टमीटर या स्विच भी लगा सकते हैं, ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो दिया गया सर्किट है उसमें करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप इसको सही माने। There is no need of salt bridge if the electrodes are dipped in the same electrolyte. अगर आपका इलेक्ट्रोड एक ही इलेक्ट्रोलाइट में डूबा रहेगा तो याद रखिए सॉल्ट ब्रिज का जरूरत नहीं पड़ेगा। सॉल्ट ब्रिज का जरूरत तब पड़ता है जब हमारे किसी पर्टिकुलर सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर इतना चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए कि वो चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन करना पड़े। अगर हम लोग दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही इलेक्ट्रोलाइट में डुबाएंगे तो चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन वो खुद ब खुद कर सकता है, खुद ही है ना, केटायन और एनायन अपने आप को बैलेंस कर सकता है।
तो एक ही सॉल्यूशन में अगर दोनों इलेक्ट्रोड्स को डुबा दिया जाएगा तो सॉल्ट ब्रिज का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन होने की वजह से इनर सर्किट भी कंप्लीट हो जाएगा और चार्ज खुद ही न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर लेगा। देखिए होता क्या था, सॉल्ट ब्रिज के आने के पीछे का लॉजिक समझिए कि जिंक वाला इलेक्ट्रोड जो है वो धीरे धीरे प्लस होते जा रहा था, कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे माइनस होते जा रहा था सल्फेट की वजह से, और थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ये रोक देता था। तो उसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंटिन्यूअसली मेंटेन रखने के लिए बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाया गया कि ऊपर ऊपर इलेक्ट्रॉन चले, ऊपर ऊपर इलेक्ट्रॉन फ्लो करे जिंक से कॉपर की तरफ, और नीचे नीचे एनायन फ्लो करे ताकि मेरा सर्किट कंप्लीट हो। यही तो कंसेप्ट था। अब अगर आप दोनों इलेक्ट्रोड को, दोनों मेटल रॉड को एक ही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डुबा दीजिएगा तो वहां खुद ही दे कैन मेंटेन देयर चार्ज न्यूट्रलिटी। एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, वो अपने आप मिलकर चार्ज न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर लेगा। तो सारा का सारा तीनों स्टेटमेंट बारी बारी से सही है। ठीक है, 1, 2 एंड 3 मेटालिक इलेक्ट्रोड, तीनों स्टेटमेंट बारी बारी से सही है। सही है, चलिए आगे। $66 Consider the following statement about the application of electrochemical series. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन के बेसिस पे सोचना है। कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ सब्सटेंस, बिल्कुल सही है। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा निगेटिव होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा निगेटिव होगा, वो उतना ही इजीली अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा और काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ऐसा करके बहुत सारा चीज आपको सिखाया गया है। प्रिडिक्शन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ ए मेटल विथ एसिड। कोई भी ऐसा मेटल जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होता है, अगर हम लोग उसको हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसमें H2 गैस बाहर आता है। ये हम लोग सीखे हैं। तो बिल्कुल आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये बताता है कि किस मेटल को हाइड्रोजन एसिड से रिएक्ट जब हम लोग कराएंगे तो उसमें हाइड्रोजन गैस बाहर आएगा। वो सारा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होता है, जब आप उसको हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड जैसे H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, इन सब से जब आप रिएक्ट कराते हैं तो उसमें H2 गैस बाहर आता है। ठीक है, अगला है प्रिडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, एकदम सही है। प्रिडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इस लाइन का मतलब क्या है? जब भी आप कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन ले, अगर उस रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव आ गया तो याद रखना कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो ये प्लस आएगा या माइनस आएगा ये उसके डाटा के ऊपर बेस्ड है, और डाटा एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर अच्छे से दिया हुआ है। फोर्थ में लिखा है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड। ये गलत है। ये तो फैराडेज का अपना लॉ है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, जिससे आप बता करते हैं कि कितना अमाउंट डिपॉजिट या डिस्चार्ज होगा। तो इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कोई मतलब नहीं। तो करेक्ट स्टेटमेंट है आपका 1, 2 एंड 3, दैट बी ऑप्शन इज देयर। 1, 2 एंड 3, बी ऑप्शन इज देयर। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़िए। $67 Consider the following statements. Consider the following statements. करना क्या है? ट्रू स्टेटमेंट चुनना है। In dry cell, a moist paste of NH4Cl and ZnCl2 is present in between the electrodes. एकदम सही है। ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन पढ़िएगा, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द लैक्लांचे सेल, ये भी बिल्कुल सही है। अमोनिया गैस आपके लैक्लांचे सेल में प्रोड्यूस्ड होता है। A part of KOH and zinc oxide is used as the electrolyte in mercury cell. मर्क्यूरिक सेल के अंदर जो KOH है ना, वो KOH आपको नहीं दिखाई देगा। एक्चुअली KOH की जगह पे आपको है ना केवल OH माइनस दिखाई देगा, बेसिक मीडियम दिखाई देगा। ठीक है। अब ऐसे केस में
रिएक्शन याद करो, तुमको जिंक एमेल्गम दिया गया था और ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा था जिंक ऑक्साइड में। जब आप इसको बैलेंस करते हैं ना, तो बैलेंसिंग के दौरान OH माइनस इसके अंदर लिखा रहता है, तो वो जो OH माइनस है वो KOH से आता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ये तीनों करेक्ट है, तीनों ट्रू स्टेटमेंट है, 1, 2 एंड 3, और ये सेल पे बेस्ट है। हम तो यही चीज जानते हैं कि जितना भी बैटरीज या सेल है ना, वो केमिकल रिएक्शंस है। आपको उन सेल्स के अंदर रिएक्शंस को अच्छे से याद करना पड़ेगा, नहीं तो जो क्वेश्चंस आपके सामने कराया जा रहा है इनको बनाने के बाद अच्छे से दिमाग में रखिए। ठीक है, तो भी लगभग सारा काम हो ही जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब आया असर्शन रीजन 68। असर्शन है फॉर अ डैनियल सेल, वही अपना गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिंक है, कॉपर। EMF ऑफ सेल 1.1 वोल्ट होता है। द एप्लीकेशन ऑफ अपोजिट पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट रिजल्ट इनटू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। सही है ना? अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से बड़ा होगा, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से बड़ा होगा, तो जो ट्रेंड में हम लोग सीखे थे, हम लोग क्या सीखे थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है। अब अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से बड़ा हो जाए तो उल्टा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। असर्शन इज राइट। रीजन है जिंक इज डिपॉजिटेड एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इज डिसॉल्व एट कॉपर इलेक्ट्रोड, और हम लोग इस पे काम कर चुके हैं, एकदम सही है। हम लोग जब एक्सटर्नल पोटेंशियल, आप देख लीजिएगा पीछे वाला न्यूमेरिकल में, एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर 1.1 से ज्यादा हुआ तो आप याद कीजिए जिंक कैथोड की तरह काम करने लगता है, और मेरा जो कॉपर है वो एनोड की तरह काम होता है। तो जिंक पे रिडक्शन होता है, यहाँ रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है तो जिंक +2 जो है वो जिंक के फॉर्म में डिपॉजिट होता है, याद कीजिए, ये सब पढ़ा दिए। और कॉपर पे ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ कॉपर जो है वो डिसॉल्व होने लगता है कॉपर +2 में विथ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक डिपॉजिट होता है और कॉपर डिसॉल्व होता है। तो असर्शन इज राइट, रीजन इज राइट, एंड रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, आगे बढ़ो। 69, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन जिंक पॉट। बहुत सिंपल है। कॉपर सल्फेट जब बोलते हो ना, तो इसमें आपका कॉपर +2 होता है। अगर आप इसको जिंक के वेसल में रख दीजिएगा, अगर आप इसको जिंक के वेसल में रख दीजिएगा, तो जिंक इस कॉपर +2 के साथ मिलके अपने आप को ZnSO4 में कन्वर्ट कर लेगा और कॉपर अपने आप को रिड्यूस कर देगा कॉपर में, तो यहाँ केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। तो बिकॉज यहाँ केमिकल रिएक्शन सॉल्यूशन और उस पॉट के बीच हो जाएगा, तो आप कभी भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक जैसे वेसल में नहीं रखना चाहेंगे। असर्शन इज राइट। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। रीजन इज ऑल्सो राइट, और यही तो हम आपको पढ़ा रहे हैं कि जिंक जो है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट से हटा के खुद उसके जगह पे आ जाएगा। देखिए, अगर आप इसका कंप्लीट रिएक्शन लिखिएगा ना, तो आप लिखिएगा जिंक + CuSO4, एरो के बाद ये बन जाएगा ZnSO4 और साथ में हो जाएगा Cu। ठीक है, तो असर्शन इज राइट, रीजन इज राइट, एंड रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। 70 में आइए। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस HCl is a bad conductor of electricity while aqueous HCl is a good conductor. Statement is right. जब आप एनहाइड्रस HCl का बात करते हैं, तो HCl कोवलेंट कैरेक्टर होने की वजह से, कोवलेंट नेचर होने की वजह से उसमें डिसोसिएशन कम होता है, और H+ और Cl- का जो आयंस है वो कम होता है। आयंस कम होने की वजह से वो एक बैड कंडक्टर होता है। लेकिन जब आप एक्वस HCl लेते हैं, तो एक्वस बोलने के कारण वाटर का इलेक्ट्रोलाइट H+ OH- और एसिड जो हमारा HCl है उसका भी H+ और Cl- ये सब मौजूद होता है। नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होता है, और नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होने से वो एक गुड कंडक्टर है। तो असर्शन इज राइट।
aqueous HCl is not fully ionized but anhydrous HCl is ionized to produce H plus and Cl minus. रीजन उल्टा है, गलत है, उल्टा है. aqueous HCl पूरी तरह से आयोनाइज हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस देगा, और एनहाइड्रस HCl आयोनाइज नहीं होगा. ठीक है, तो assertion is right, reason is wrong. assertion is right, reason is wrong. रीजन एकदम उल्टा है. 71. Impure copper is converted into pure copper by electrolysis. एकदम सही है ना. अगर आप किसी इम्प्योर कॉपर रॉड को प्योर कॉपर में बदलना चाहते हैं तो इम्प्योर कॉपर रॉड को एनोड बना दीजिए, प्योर कॉपर रॉड को कैथोड बना दीजिए और इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट कर दीजिए, वहां से करंट फ्लो कराना स्टार्ट कर दीजिए. तो जो मेरा इम्प्योर कॉपर है वो पहले सॉल्यूशन में जाएगा कॉपर +2 में, और फिर वो कॉपर +2 प्योर कॉपर के फॉर्म में कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा. तो ये हमारे किसी इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में बदलने का तरीका भी है. तो असर्शन इज राइट. ठीक है, देखिए होगा क्या ना, एट एनोड जो मेरा कॉपर इम्प्योर था ये सॉल्यूशन में जाएगा कॉपर +2 में, और फिर एट कैथोड यही कॉपर +2 जो सॉल्यूशन में गया है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके प्योर कॉपर के फॉर्म में कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा. तो ये तरीका है. ठीक है, कॉपर इज डिसॉल्व एट कैथोड एंड डिपॉजिटेड एट एनोड. फिर से उल्टा लिखा हुआ है, रीजन एकदम उल्टा लिखा हुआ है. कॉपर इज डिसॉल्व एट एनोड एंड डिपॉजिटेड एट कैथोड, वो सही है, यहां उल्टा लिखा हुआ है. कॉपर इज डिसॉल्व एट कैथोड, उल्टा लिखा हुआ है ना. कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, एनोड पे डिसॉल्व हो रहा है, एनोड पे डिसॉल्व हो रहा है, कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है. ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे बढ़िए. 72. H2O2 फ्यूल सेल इज यूज्ड ओवर द ऑर्डिनरी सेल्स. हम लोग फ्यूल सेल के बारे में आज पढ़े भी हैं कि फ्यूल सेल में हाइड्रोजन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरह का कंपाउंड जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल के ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है उसको हम लोग फ्यूल सेल में यूज करते हैं. ठीक है, सही है. They do not cause any pollution and its efficiency is 60 to 70%. देखिए हम रीजन को सही तो बोल रहे हैं लेकिन हमको एग्जैक्ट इस इफिशियंसी में थोड़ा प्रॉब्लम है कि एग्जैक्ट 60 to 70% ही इफिशियंट होगा, इसमें कोई दिक्कत हो सकता है. रीजन इज राइट, असर्शन इज राइट, रीजन इज राइट. उसमें किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होता, एनर्जी आपको मिलता है, और इफिशियंसी 60-70 होगा कि 70-80 होगा इसमें थोड़ा दिक्कत है, तो इसको आप देख लीजिएगा. ठीक है, 60 to 70 वैसे रीजन करेक्ट है. ठीक है, आगे आइए. 73. Thermal plants produce electricity less efficiently than galvanic cells. गैल्वेनिक सेल में इफिशियंसी बहुत अच्छा होता है. ठीक है, गैल्वेनिक सेल जो हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग जो बनाते हैं, उसका इफिशियंसी बहुत ज्यादा होता है, और थर्मल प्लांट का इफिशियंसी उतना ज्यादा नहीं होता. उतना ह्यूज अमाउंट ऑफ कोक को बर्न किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा वेस्ट क्रिएट होता है, ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो उसका इफिशियंसी काफी कम होता है. गैल्वेनिक सेल्स का इफिशियंसी ज्यादा होता ही है, इसमें कोई शक नहीं. ठीक है, उसमें हम लोग ज्यादा आउटपुट निकाल पाते हैं. रीजन, इन थर्मल प्लांट्स केमिकल एनर्जी यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग वाटर इनटू हाई. ये गलत हो गया ना. थर्मल प्लांट में chemical energy used for converting water into high pressure steam and used to run a turbine to produce electricity. रीजन में ऑलमोस्ट स्टेटमेंट मेरा सही दिख रहा है. ठीक है, कि थर्मल प्लांट रन कैसे करता है. थर्मल प्लांट पे आप कोक को, थर्मल प्लांट पे आप मेनली कोक को, कोयले को जलाते हैं. जलाने से जो एनर्जी क्रिएट होता है, जो हीट प्रोड्यूस होता है, उससे आप
पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करके भाप बनाया जाता है, स्टीम बनाया जाता है, और फिर उसी स्टीम को यूज करके टारबाइन को घुमाया जाता है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो यहां जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है वो तो सही है, लेकिन वो इफिशियंसी से कुछ नहीं बोल रहा है। मतलब असर्शन में जो वर्ड इफिशियंसी मेंशन है ना, वो रीजन में कहीं एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। तो रीजन अपनी जगह पे सही है। रीजन तुमको थर्मल प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं वो सही सही बता रहा है, लेकिन इफिशियंसी के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। तो असर्शन राइट, रीजन राइट, बट रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, assertion right, reason right, but reason is not the explanation of assertion. Match the following आ गया 74। तुमको यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट किसके साथ मैच कर रहा है, वो तुमको बताना है। अच्छा, पहला देखो, रो एल बाई ए, ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है, तो 3 नंबर के साथ मैच कर रहा है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े हो ना, रो इंटू एल बाई ए, वही चीज वहां दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 1/r है, तो 1/r क्या है? कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस क्या है? 1/r है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। R इंटू ए बाई एल, R इंटू ए बाई एल, ये क्या है? R इंटू ए बाई एल, दैट इज रेजिस्टिविटी। आप देखो ना, रेजिस्टेंस होता है रो इंटू एल बाई ए, तो अगर हम R को ए बाई एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये रो होगा? बिल्कुल होगा। तो दैट इज रेजिस्टिविटी, यहां 4 हो गया, और 1/रो दैट इज कंडक्टिविटी। तो ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1, कौन सा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ट। फॉर्मूला याद रखिए, आराम से बना लीजिए। $75 यूनिट पूछा है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम ही तो होता है। रेजिस्टिविटी का यूनिट, रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। 4 ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, ये रेजिस्टिविटी का यूनिट है। मोलर कंडक्टिविटी, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दैट इज 2 नंबर। एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, 1 मिनट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो देखिए, K इज इक्वल्स टू 1/r एंड L/A होता है। इसका मतलब ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, लेकिन यहां जो दिया है वो तो ऐसा है नहीं। तो मेरे हिसाब से यहाँ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होना चाहिए, तभी ये 3 नंबर से मैच करेगा। ठीक है, तो थोड़ा मिसप्रिंट है, आप उसको ठीक कर ले। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ए का 1, बी का 4, ए का 1, बी का 4, रेजिस्टिविटी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम गलत कर दिए ना, हम गलत कर दिए, जरा गौर करना। एक मिनट, बी का 4 कैसे होगा? रेजिस्टिविटी है ना, तो वो तो ठीक मेरा ओम और मीटर से मिल रहा है। कंडक्टिविटी ना, उफ कहाँ गया है? क्योंकि ये सब है ना, हटा देते हैं। एक मिनट जस्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ठीक है ओम, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है? R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो अगर हम रेजिस्टिविटी लिखते हैं तो R इंटू ए बाई एल लिखेंगे,
तो ये तो मेरा ओम मीटर आएगा ही, तो मेरे रेजिस्टिविटी का होगा 3 नंबर, मोलर कंडक्टिविटी का होगा 2 नंबर, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का होगा 4 नंबर। बिल्कुल सही, 4 नंबर। ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। दैट सी ऑप्शन इज देयर। ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। ठीक है, ये उतना रहेगा। बढ़िया, चलिए आगे बढ़िए। 76। Match the salts given in column 1 with their use given in column Hg2Cl2। ये हमेशा ध्यान रखना, कैलोमेल इलेक्ट्रोड के अंदर यूज होता है, कैलोमेल सेल के अंदर यूज होने वाला इलेक्ट्रोलाइट है कैलोमेल सेल। तो ए का 2 होगा। ठीक है, 0.1 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन, ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर यूज होने वाला चीज है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर यूज होने वाला। और क्वीन हाइड्रॉन, ये रेडॉक्स का कपल है, क्वीन हाइड्रॉन। ठीक है ना, ये रेडॉक्स कपल की तरह काम करता है। तो ए का 2, ये सब सीधा सीधा है ना, आपको बुक्स के अंदर का चीज मिल जाएगा। ए का 2, बी का 1 और सी का 3, सी ऑप्शन। ए का 2, बी का 1, सी का 3। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट। आपसे पूछा गया है मैच द कॉलम 1 विथ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन कॉलम 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। NaCl, NaCl, NaCl में क्या है, CaCl2 में क्या है, MgCl2 में क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा यहाँ 2:1, 2:2, 1:1 इलेक्ट्रोलाइट लिखा है, इसका मतलब क्या है? हर जगह आप इलेक्ट्रोलाइट को तोड़े NaCl, जब आप NaCl को तोड़ेंगे ना तो Na प्लस और Cl माइनस होगा। फिर आपके पास है CaCl2, यहाँ पे जो केटायन है वो +2 है और जो एनायन है वो 1 है, -1। फिर आपके पास है MgSO4, इसका केटायन देखिए तो वो Mg+2 है और इसका एनायन में भी 2 यूनिट ही निगेटिव है। तो फर्स्ट वन इज 1:1, सेकेंड वन इज 2:1 एंड थर्ड वन इज 2:2। ये चार्ज के बेसिस पे लिखा हुआ टर्म्स है। ये जो केटायन और एनायन का चार्ज आ रहा है, केटायन और एनायन का चार्ज आ रहा है, उसके बेसिस पे लिखा हुआ टर्म्स है। तो NaCl के लिए 3 के साथ मैच होगा 1:1, CaCl2 के लिए 1 के साथ मैच होगा 2:1 और MgSO4 के लिए 2:2, 2 से मैच होगा। ठीक है, कौन सा हो गया? ए का 3, बी का 1 और सी का 2, दैट सी ऑप्शन इज देयर। रुकिए, सुनिए, ये था पूरा का पूरा आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चैप्टर के अंदर 77 क्वेश्चंस आपको करा के दिया गया। इसमें छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, याद करने वाला क्वेश्चन, असर्शन रीजन, रिएक्शंस, हर तरीके का चीज है। पता है, अगर आप ये 77 क्वेश्चंस पे ठीक ठाक कमांड कर लेना, इसको इतने बार रिपीट करें कि जब भी वैसा कोई क्वेश्चन आए दिमाग खुद ही खोज ले कि हाँ ये मेथड हम करके रखें। आपको ऑप्शन याद करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप ये अगर सोच रहे हैं कि हम 77 क्वेश्चंस कॉपी पे ऐसे लिख दें कि इसका ए है, उसका बी है, उसका सी है, उसका डी है, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये 77 क्वेश्चंस का प्रोसेस मेथड आपके दिमाग में अगर है तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। बस ये 77 क्वेश्चन का कंसेप्ट आपके दिमाग में हमेशा बना रहना चाहिए विथ 100% कंसेप्ट। अगर कोई रिएक्शन ऐसा लगे कि आपको नहीं आता है, सर लिख दिए हैं, बुक से कंसल्ट कीजिए, देखिए, वहां से लिखिए। ठीक है, कुछ याद भी करना पड़ता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कुछ आपका कैलकुलेशन प्रोसेस चलता है, हर तरीके से अपने आप को प्रैक्टिस करके ठीक कीजिए। ठीक है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन